इस वीडियो में आप सबको पढ़ाने वाला हूँ गयासुद्दीन तुगलक का इतिहास। मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। इसके बारे में मैं वीडियो में अंदर बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा और एक डिटेल से पूरा इनका इतिहास है वो बताऊंगा। वैसे तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में भारतीय इतिहासकारों ने अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। तो आज मैं इस वीडियो में इनका जो कंप्लीट इतिहास है वो आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और परीक्षाओं में जो भी पूछा जाता है गयासुद्दीन तुगलक या उनके शासनकाल से संबंधित, वो आपको मैं एक एक डिटेल के साथ पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है सूचना, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऐतिहासिक तथ्यों की, क्योंकि किसी भी शासक का इतिहास अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि जो प्रारंभिक इतिहास है वो कौन कौन से ग्रंथों में मिलता है। अगर आधुनिक की बात करें तो आपको हजारों किताबें मिल जाएंगी इतिहास पे, और तरह तरह की किताबें मिल जाएंगी जिसमें अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। तो आजकल जो किताबें चल रही हैं उन पे मैं नहीं जाता हूं। जो मूल इतिहास किन ग्रंथों में मिलता है मैं उन ग्रंथों की यहाँ पे चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुगलक नामा ग्रंथ की। नासरुद्दीन खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की विस्तृत जानकारी का उल्लेख तुगलक नामा ग्रंथ में किया गया है, जिसमें नासरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या का वर्णन भी किया गया है। तुगलक नामा ग्रंथ की रचना प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने की थी और यह ग्रंथ काव्य शैली में है। तो अब यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, नासरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाया था और काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ाया था। तो अगर वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की जो विस्तृत जानकारी यानी कि विस्तार से जो जानकारी आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? तुगलक नामा ग्रंथ में मिलेगी। और तुगलक नामा ग्रंथ की जो रचना है वो किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किताब ए रिहला ग्रंथ के बारे में। देखिए, किताब ए रिहला ग्रंथ, कभी कभी इतिहासकारों ने इसको किताब उल रिहला भी लिखा हुआ है। चाहे किताब उल रिहला का हो, चाहे किताब ए रिहला का हो, चाहे सिर्फ रिहला का हो, एक ही ग्रंथ के इतने सारे नाम हैं। इस ग्रंथ में अफ्रीकी देश मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता की यात्राओं का विस्तृत रूप से वर्णन देखने को मिलता है। इब्न बतूता के रिहला ग्रंथ में तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था और मोहम्मद बिन तुगलक की दरबार, व्यक्तिगत जीवन तथा प्रमुख योजनाओं पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। रिहला ग्रंथ की रचना इब्न बतूता के द्वारा अरबी भाषा में की गई थी। तो अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या समझना है? इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे। मोरक्को अफ्रीका में एक देश है, तो वहीं के यात्री थे। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था किताब उल रिहला, किताब ए रिहला, या फिर आपका है सिर्फ रिहला, क्योंकि इतिहासकारों ने इसके अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो इसकी रचना अरबी भाषा में की गई थी। तो इसमें है क्या? इसमें इब्न बतूता ने अपनी जो यात्रा की उसका वर्णन देखने को मिलता है इसमें, इस वाले ग्रंथ में। और गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन भी इस ग्रंथ में आपको मिलेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार की जानकारी, व्यक्तिगत जीवन की जानकारी और जो कुछ प्रमुख योजनाएं थी
उनकी जानकारी भी रेहला ग्रंथ में मिलती है। तो रेहला ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तुगलक वंश के इतिहास को जानने के लिए। तो ये तो थे ऐतिहासिक तथ्य। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के इतिहास पर। मैंने यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों में केवल 2 ग्रंथों की ही चर्चा की है जो प्रमुख हैं, जिन्हें हम याद रख सकते हैं। मैंने उन ग्रंथों की चर्चा की है। वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें तुगलक वंश का इतिहास मिलता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं गयासुद्दीन तुगलक का इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के प्रारंभिक इतिहास पे बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको विशेष तौर पे याद रखें, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक तुगलक व गाजी बेग तुगलक या फिर मलिक तुगलक था, क्योंकि इतिहासकारों ने अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तुगलकनामा ग्रंथ के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक सर्वप्रथम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंगरक्षक के रूप में भर्ती हुई। तो यहाँ पर क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, तुगलकनामा ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि गयासुद्दीन तुगलक को सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अंगरक्षक का पद प्रदान किया गया था। अंगरक्षक कौन होता है? अंगरक्षक आधुनिक जो नेता हैं उनके भी अंगरक्षक होते हैं। तो अंगरक्षक का जो पद होता है वो बहुत ही विश्वास पात्र लोगों को प्रदान किया जाता है। तो आपको ये यहाँ पे समझना है। और राजा महाराजाओं के भी होते थे। तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक को अंगरक्षक का पद प्रदान किया गया था। और किसके शासनकाल में प्रदान किया गया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में प्रदान किया गया था। मैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के अंत में वो आपको मिल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक को शाही अंगरक्षक का पद तथा दीपालपुर का सूबेदार बनाया गया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक को शाही अंगरक्षक का पद और दीपालपुर का सूबेदार बनाया गया था। तो दीपालपुर कहाँ है? ये थोड़ा बहुत ज़्यादा विवादित है, क्योंकि अगर आप गूगल मैप की सहायता से इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ये मध्य प्रदेश बताएगा, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। दीपालपुर आधुनिक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में है। तो आपको ये यहाँ पे थोड़ा समझना है। तो पाकिस्तान में जो दीपालपुर है वही सही है, और जो मध्य प्रदेश का जो दीपालपुर लिखा हुआ है, काफ़ी इतिहासकारों ने भी लिख दिया है, लेकिन वो सही नहीं है। तो आपको ये यहाँ पे समझना है कि दीपालपुर का सूबेदार और शाही अंगरक्षक का पद कब प्रदान किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में प्रदान किया गया था। और किसको किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक को। अमीर खुसरो के तुगलकनामा ग्रंथ के अनुसार 18 बार मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता था। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा कहाँ पे कहा गया है? तुगलकनामा ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि 18 बार मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी के नाम से जाना जाता था। ये कहा गया है? ये कहा गया है तुगलकनामा ग्रंथ में। लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो मलिक उल गाजी इसका मतलब क्या होता है? पहले शब्द का मतलब समझ लेते हैं। मलिक का मतलब क्या होता है? मलिक का मतलब होता है सरदार। उल का मतलब होता है का, और गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, यानी काफिरों का घातक। यहाँ पे लेकिन इतिहासकारों ने इसको काफी तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है। वैसे तो मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर विवादित विषय हो जाता है। मैं आपको एक बेसिक जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के सिंहासन पर। 7 सितंबर 1320 को नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करने के बाद गाजी मलिक तुगलक ने 8 सितंबर 1320 को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए गए 1000 स्तंभों वाले महल में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्य अभिषेक करवाया था। तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ।
7 सितंबर 1320 को नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आपको इस वीडियो के अंत में नासिरुद्दीन खुसरो शाह वाला वीडियो मिल जाएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। 7 सितंबर को हत्या करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि जो भी राजकुमार बचा हो तो आप उसको राजा बना दीजिए, लेकिन दिल्ली के जो अमीर थे उनके बहुत ज़्यादा विशेष आग्रह करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया था। और राज्य अभिषेक कहाँ करवाया था? 1000 स्तंभों वाले महल में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। वो ये कहाँ है? दिल्ली में है। गयासुद्दीन तुगलक को भारतीय इतिहास में सर्वसम्मति से सुल्तान बनने वाला पहला शासक माना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि सर्वसम्मति से शासक बहुत ही कम बनते हैं। ज्यादातर जो शासक बने हैं, राजा महाराजा भी बने हैं, उनमें कुछ न कुछ विवाद जरूर हुआ है। या तो उनके भाई रूठ गए हैं, या तो उनके कोई ना कोई रूठा जरूर है, या तो हत्या करके कोई ना कोई शासक बना है। बिना कुछ करे धरे शासक बहुत ही कम लोग बने हुए हैं। सर्वसम्मति से ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों में सर्वसम्मति से शासक बनने वाला पहला शासक किसको माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। देखिए, मैं गाजी का मतलब आपको समझा चुका हूं। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, या फिर कहें काफिरों का घातक, क्योंकि इतिहासकारों ने लिखा हुआ है काफिरों का घातक। बात एक ही है, चाहे काफिरों को मारने वाला कहो, चाहे काफिरों का घातक कहो। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक कार्यों पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं। सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने अपने भतीजे मलिक असदुद्दीन को नायब वारबक तथा मलिक बहाउद्दीन को सैन्य विभाग का प्रमुख नियुक्त किया था। मलिक सादी को दीवान ए वजारत यानी कि वित्त विभाग का निरीक्षक नियुक्त किया और काजी उल कुजात का पद कमालुद्दीन को प्रदान किया था। तो देखिए, काजी उल कुजात ये राज्य का मुख्य न्यायिक अधिकारी होता था। आपको ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो दीवान ए वजारत, इसके बारे में आपको यहाँ पे लिख दिया है कि ये वित्त विभाग होता था। देखिए, कुछ चीज़ों के मैंने नाम इसलिए लिख दिए हैं कि कभी कभी क्या है कि मुझे याद नहीं रहता है कि किसी शब्द के बारे में बताना, तो मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे, और आप लोगों को अगर मैं ना भी बता पाऊँ तो आपको सामने लिखा हुआ है, आप समझ लें उसका। जो क्या है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, और इसलिए मैं उनकी जो सरल भाषा है ना वो मैं लिख देता हूँ। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सभी पुत्रों मलिक जूना खां, बहराम खां, जफर खां, नुसरत खां और महमूद खां को उपाधियां प्रदान की, जिसमें जूना खां, जिसे बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया है, तो जूना खां को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो आपको इनको यहाँ पे याद रखना है, जूना खां को, क्योंकि जूना खां ही बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए थे। तो इसीलिए तो इनको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासनिक सुधारों पर। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने जागीरें और अनुदानों को जब्त करने का आदेश जारी किया था। इससे पहले जो राजा हुए, जो शासक हुए, वैसे तो राजा तो हिंदुओं को कहा जाता है, मुस्लिमों में राजा तो नहीं हुए, शासक हुए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखिए, राजा अलग होता है, सुल्तान अलग होता है, शासक अलग होता है, बादशाह अलग होता है। ये हम सबको ऐसा लगता है कि ये एक ही नाम होते हैं, नहीं भाई, अलग अलग होते हैं। सम्राट अलग होता है, चक्रवर्ती सम्राट अलग होता है, राजा अलग होता है, महाराजा अलग होता है। इनके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बहुत डिटेल से बताऊंगा कि राजा कौन होता है,
महाराजा कौन होता है, चक्रवर्ती सम्राट कौन होता है, सम्राट कौन होता है, शासक किसे कहा जाता है, सुल्तान किसे कहा जाता है और बादशाह किसे कहा जाता है। क्योंकि देखिए बादशाह की जो उपाधि है वो मुगल शासकों ने धारण की थी, किसी भी मुगल शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, तो आपने ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा आपने। तो ये सुल्तान और बादशाह ये अलग अलग हैं सारी चीजें, इनके बारे में मैं डिटेल से किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपसे इस पर चर्चा नहीं करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक ने जागीरें और अनुदानों को जब्त करने का आदेश जारी किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने सैनिकों का हुलिया और चेहरा तथा घोड़ों को दागने का नियम कठोरता से लागू किया था। देखिए जो सैनिक होते थे उनका हुलिया लिखा जाता था। जैसे कि आज सैनिक होते हैं तो उनका एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, पहचान पत्र बनता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो हुलिया लिखा जाता था सैनिक का कि ये सैनिक कैसा है, काला है, इतनी हाइट है, इतना मोटा है, ये तो ये हुलिया लिखा जाता था सैनिक का, ताकि कोई दूसरा जो दुश्मन सैनिक है वो हमारे सेना में आके न मिल जाए, इसीलिए हुलिया लिखा जाता था। चेहरे का जो रंग रूप होता था वो लिखा जाता था, और जो चेहरे पे जो निशान होते थे जैसे तिल का निशान है या फिर किसी के चेहरे पे कोई निशान है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो सब लिखी जाती थी। और घोड़ों को दागने के जो नियम है ये कठोरता पूर्वक किसने लागू किए थे, गयासुद्दीन तुगलक ने लागू किए थे। गयासुद्दीन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है जिसने सैनिकों के वेतन से कमीशन काटने की कुप्रथा को बंद करवाया था। ये जो बहुत बुरी एक प्रथा थी उस समय, सभी शासकों के शासन काल में रही, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इसको बंद करवाया था कि जो सैनिक होते थे उनके जो वेतन उन्हें मिलता था तो उनमें से भी कुछ वेतन काट लिया जाता था कमीशन के तौर पे। तो ये जो कुप्रथा थी इसको किसने बंद करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने बंद करवाया था। इससे पहले जो शासक हुए उन सभी के शासन काल में ये कुप्रथा बराबर चली थी। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कमीशन काटने की कुप्रथा को बंद करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं सैनिकों के वेतन रजिस्टर की जांच करना प्रारंभ किया था। सल्तनत काल में यातायात व्यवस्था तथा डाक प्रणाली को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को ही प्रदान किया जाता है। देखिए इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की थी जब मैं आपको इब्न बतूता के बारे में बता रहा था, जब किताब उल रिहला के बारे में। तो डाक व्यवस्था की जानकारी किसमें मिलती है, रिहला ग्रंथ में मिलती है। और रिहला की रचना किसने की थी, इब्न बतूता ने की थी अरबी भाषा में। तो यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सेना की सुविधा के लिए यातायात के साधनों में सुधार किया तथा सड़कें ठीक करवाई और पुलों का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। डाक विभाग बरीद ए मुमालिक के अधीन था जो सूचना विभाग का भी प्रमुख होता था। देखिए जो डाक विभाग होता था तो वो बरीद ए मुमालिक के अधीन था। बरीद ए मुमालिक अगर इसे आम बोलचाल की भाषा में कहें तो डाक विभाग का मंत्री, ठीक है, जो सूचना विभाग का भी प्रमुख होता था। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। डाक विभाग की कार्य कुशलता का विस्तृत विवरण मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने अपने रिहला ग्रंथ में प्रदान किया है, जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। तो आपको ये यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। इब्न बतूता के बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें बहुत डिटेल के साथ इब्न बतूता के बारे में बताऊंगा। तो कुछ दिन और वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द इब्न बतूता के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व सुधार के लिए मध्यवर्ती नीति अपनाई थी, जिसे जियाउद्दीन बर्नी ने अपने तारीख ए फरोज शाही में रस्म मियाना कहा है। तो आपको यहाँ पर क्या समझना है, आपको केवल इतना समझना है कि राजस्व सुधार के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि मध्यवर्ती नीति अपनाई थी, न ज्यादा कठोर
और न ज़्यादा लचीली, और इसी को ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपने तारीख-ए-फ़िरोज़ शाही ग्रंथ में रस्म मियाना कहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने भू राजस्व संबंधी सुधारों को 3 स्तरों पर लागू किया था। पहला, मुक्ता। मुक्ता यानी कि जो प्रांतीय राज्यपाल होते थे उनको कहा जाता था। मुकद्दम दूसरा, जो कि गांव का मुखिया होता था। तीसरा, कृषक, जिन्हें किसान कहा जाता था। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ने जो भू राजस्व संबंधी जो सुधार किए थे वो 3 स्तरों पर लागू किए थे। पहला, मुक्ता, जिन्हें प्रांतीय राज्यपाल कहा जाता था। दूसरा, मुकद्दम, जो गांव का मुखिया होता था। तीसरा, कृषक यानी कि किसान। कृषकों का बोझ कम करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने हुक्म हासिल का मतलब होता है उपज का साझा अथवा गल्ला बटाई के नियम को लागू किया था। ये तो आप जानते होंगे, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको ये जरूर मालूम होगा। तो यहाँ पे जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको याद रखना है। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया है कि आप बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आती है लैंग्वेज, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े कठिन हैं। मैंने उनको बिल्कुल सरल रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। अब जैसे ये हुक्म हासिल है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है उपज में साझा। अगर सीधे शब्दों में कहें तो गल्ला बटाई। गयासुद्दीन तुगलक ने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/11 हिस्सा लेने का आदेश दिया था, जो सल्तनत काल में सबसे कम लगान माना जाता है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने जो लगान के रूप में जो हिस्सा लिया है वो 1/10, जो कि बहुत कम है, या फिर 1/11 इसको लेने का आदेश जारी किया था, जो कि सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजा हुए उनमें सबसे कम माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक हुए उनमें सबसे कम माना जाता है। तो ये भी एक प्रश्न अच्छा सा बन सकता है, तो इसको भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखें। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीरों तथा इक्तादारों द्वारा लगान वसूली में ठेकेदारी प्रथा को बंद करने का आदेश भी जारी किया था। तो वैसे तो मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियानों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वारंगल की। वैसे मैंने यहाँ पे जो सैन्य अभियानों की चर्चा की है वो प्रमुख जो सैन्य अभियान थे उनकी ही चर्चा की है, क्योंकि जो चीज एग्जाम में आने लायक है उसी की चर्चा करूँ। वैसे फालतू चीजों की मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है। गयासुद्दीन तुगलक का यह पहला सैन्य अभियान था और उस समय वारंगल आधुनिक तेलंगाना में, तो वहां के जो राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां के नेतृत्व वाली सेना को 1321 और 1323 यानी कि 2 बार आक्रमण के लिए भेजा था। जूना खां बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए थे। आपको ये यहाँ पर मैंने अभी आपको पिछले में बताया भी था, तो इनको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो खेतों की सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई व उद्यान लगाने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को ही प्रदान किया जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा फिर से समझा देता हूँ। देखो, खेतों की सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई और उद्यान यानी कि बाग लगवाने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को ही प्रदान किया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को सल्तनत काल में नहरें खुदवाने वाला पहला शासक माना जाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको आप विशेष तौर पर याद रखें, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। वारंगल के राजा प्रताप रुद्रदेव को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया और वारंगल को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि वारंगल के जो राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्रदेव, उनको बंदी बना के दिल्ली लाया गया था और वारंगल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया था। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के ही शासनकाल का है या फिर समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न यहां से बन सकता है कि किस शासक के शासनकाल में दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। तो
गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने केवल आक्रमण किए, लूटपाट मचाई, लेकिन कभी भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं बनाया। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो लगभग 40 मिनट का वीडियो है, वो आपको चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वीडियो अपलोड कोई और करता है तो हो सकता है मैं उससे बोल दूंगा, आपको लिंक प्रदान कर दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी जा सकती हो। अब बात करते हैं जाजनगर अभियान की। 1324 में जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व वाली सेना ने जाजनगर यानी कि आधुनिक उड़ीसा में के विरुद्ध आक्रमण किया था, और वहां के राजा उस समय थे भानुदेव द्वितीय ने अपने पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगी, परंतु तब तक जूना खां की सेना ने जाजनगर पर अधिकार कर लिया था। इस विजय की जानकारी 1324 के राजमुंद्री अभिलेख से प्राप्त होती है। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजमुंद्री अभिलेख से जाजनगर का जो आक्रमण किया था जूना खां ने, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये राजमुंद्री का है, राजमंड्री का है, तो ये एक थोड़ा मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो ये आधुनिक अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है। ये राजमुंद्री अभिलेख में जूना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। तो थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं चर्चा। राजमुंद्री, आपको इसका नाम राजमंडरी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये अगर आधुनिक देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित एक शहर है, जिसे आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी माना जाता है। किसको? राजमुंद्री को। और अगर राजमुंद्री का पुराना नाम देखें तो राजमुंद्री का जो पुराना नाम था वो राजमहेंद्रवरम था। राजमहेंद्रवरम। हालांकि ये चीज मैंने लिखी नहीं है। जब मैं आपको पल्लव राष्ट्रकूटों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तब शायद मैंने थोड़ी इसकी चर्चा की थी। मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, तो तभी का मुझे अभी भी ध्यान है। तो इसीलिए आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि राजमुंद्री कहाँ है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में है, और ये आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी मानी जाती है। अब बात करते हैं बंगाल अभियान की। गयासुद्दीन तुगलक का यह अंतिम सैन्य अभियान था, और उस समय बंगाल के शासक गयासुद्दीन बहादुर थे। अंत में दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, परंतु गयासुद्दीन बहादुर की सेना पराजित हुई और उसे बंदी बना लिया गया था। नासरुद्दीन को बंगाल का नया सूबेदार बनाया गया, और बंगाल से वापस आते समय गयासुद्दीन तुगलक ने 1324-25 में तिरहुत पर आक्रमण किया था। तिरहुत ये एक बहुत ही फेमस शब्द माना जाता है इतिहास में। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि तिरहुत किसी शहर का नाम नहीं है। तिरहुत उस समय की अगर बात करें, अगर 1324-25 की, तो ये बंगाल का हिस्सा था उस समय। अगर आधुनिक बात करें, आज के समय की बात करें, तो बिहार के 2 जिले हैं, एक का नाम है मुजफ्फरपुर और दूसरे का नाम है दरभंगा। तो दोनों जिलों के क्षेत्र को तिरहुत कहा जाता था। ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। तिरहुत के राजा हरि सिंह देव नेपाल के जंगलों में भाग गए, और शाही सेना ने तिरहुत पर अधिकार कर लिया था। तो आपको यहाँ पर थोड़ा मैं समझा देता हूँ। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पे आक्रमण किया, बंगाल में जाके शासन स्थापित किया, और लौटते समय तिरहुत पे आक्रमण किया, क्योंकि वो रास्ते में ही था। तो तिरहुत में जो उस समय जो शासन था वो हरि सिंह देव का था, लेकिन हरि सिंह देव नेपाल के जंगलों में भाग गए थे, और गयासुद्दीन तुगलक की सेना ने तिरहुत पे अधिकार कर लिया था। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की स्थापत्य कला के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की पूर्व दिशा में तुगलकाबाद नामक नगर को बसाया था, जो कि आज भी मौजूद है। तुगलकाबाद जो कि बहुत प्रसिद्ध है, अगर आप दिल्ली गए हो तो आपको जरूर मालूम होगा। दुर्ग का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी वहां पर स्थानांतरित की थी। देखिए, एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद, और ये
कुतुब मीनार के पूर्व दिशा में बसाया था। किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था और वहीं पे अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। तुगलकाबाद दुर्ग की दीवारें मिस्र की पिरामिड की तरह झुकी हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं अपने मकबरे का निर्माण करवाया था और इस मकबरे के ऊपर हिंदू मंदिरों के समान आमलक और कलश का प्रयोग हुआ है तथा उस पर अर्ध गोलाकार मतलब आधा गोलाकार छतों का निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम इसी मकबरे से वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ होता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, यहाँ से बन सकता है एक प्रश्न एग्जाम के लिए, तो इसको विशेष तौर पर याद रखें, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था कि अपने मकबरे का निर्माण करवाया था और उस मकबरे में हिंदू मंदिरों के समान आमलक कलश का प्रयोग किया गया था और अर्ध गोलाकार छत का निर्माण किया गया था और इसी मकबरे से तुगलक शैली का प्रारंभ भी माना जाता है। तो इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। इन सभी स्थलों के निर्माण में लाल पत्थर व सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था। तो आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि चाहे दुर्ग का निर्माण हो, चाहे मकबरे का निर्माण हो, लाल पत्थर व सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था इन सभी स्थलों के निर्माण में। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक और शेख निजामुद्दीन औलिया के संबंध के बारे में, क्योंकि इतिहास में ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा माना जाता है। तो इस पे थोड़ी यहाँ पे विशेष तौर पे बात कर लेते हैं। सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले या फिर कहें सर्वप्रथम कार्य जागीरें और अनुदानों को जब्त करने का आदेश दिया था। ये आपको मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले काम कौन सा किया था गयासुद्दीन तुगलक ने? जागीरें और जो अनुदान जो दिया गया था उसको जब्त करने का आदेश दिया गया था। यही आदेश शेख निजामुद्दीन औलिया के पास आया, जिसमें अनुदान में दिए गए पैसे वापस करने को कहा गया, लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया और कहा सारा पैसा मैंने गरीबों में बांट दिए है। इसी कारण दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए और बंगाल अभियान के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन औलिया को संदेश भेजा था और उसमें कहा था कि मेरे आने से पहले वह दिल्ली छोड़ दें, और इसी का उत्तर देते हुए शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त। इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। तो ये यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के मध्य में क्या समस्या थी, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु पर। जब बंगाल और तिरहुत अभियान से लौटते समय तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, अगर कहें तो दिल्ली के पास में ही, अफगानपुर में एक महल में गयासुद्दीन तुगलक के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, जिसमें दबकर मार्च 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मार्च 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं कि इतिहासकारों ने, कि जो उस समय के जो कवि और इतिहासकार थे, उन्होंने क्या लिखा है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु पर। इब्न बतूता बदायूनी के अनुसार जूना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के षड्यंत्र से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई, लेकिन फरिश्ता, इसामी और अहमद सरहिंदी ने इसे केवल एक दुर्घटना माना था। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य में था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में वैसे तो मैंने बहुत चीज़ों की चर्चा की है और वीडियो भी हो गया है थोड़ा सा लंबा, और इसमें जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और वीडियो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो आप इसे दोबारा तिबारा जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। और अगर आपको अपने नोट्स बनाने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। और आखिरी में कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें
और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं।